Good morning all of you. I am Hemant Gupta. Students, today I am going to start new chapter. The name of the chapter is friction. ठीक है? इससे पहले हम लोग force and pressure पढ़ रखे हैं. Today I am going to deal with the new chapter. The name of the chapter is friction. तो इस फ्रिक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा मैंने पहले फोर्स और प्रेशर में बता रखा है. ठीक है? You know what is the definition of this term friction. But in this chapter we will deal about this topic in detail. ठीक है? हम लोग थोड़ा और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. जैसे कि ये फ्रिक्शन होता क्या है. सेकेंड, we will deal that what causes friction. किसकी वजह से ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. ठीक है? What are the different types of friction? Next, we will discuss about the advantages and disadvantages of friction in our daily life. And last, we will deal about the increasing and minimizing the friction. ठीक है? तो एक एक करके हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. So first, start with the definition of this topic, friction. To whom do we call friction? किसको बोलते हैं? फ्रिक्शन. आपको पता है फ्रिक्शन एक फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है. ठीक है? फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के मोशन को रोकता है, बॉडी को मोशन में आने से रोकता है. इसीलिए we can write the definition of friction as friction is a force which opposes the motion of a body. अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने एग्जांपल दे दिया था. सपोज एक बॉल है, उस बॉल को जब हम एक सरफेस पे रोल करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट. व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? जब सरफेस पे मैंने बॉल को रोल किया तो कुछ समय के बाद बॉल रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, और इसका मेन रीजन क्या था? फ्रिक्शन. ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है, रोकता है. ठीक है? रेसिस्ट करता है. हम लोग इसके बारे में और अच्छे से अभी देखेंगे. नेक्स्ट वन इज, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. इट ऑलवेज act in the opposite direction of applied force. It always acts in the opposite direction to the applied force. अप्लाइड फोर्स के हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है? हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं. देखिए, सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास सपोज 10 kg. द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 10 kg. नाउ आई वांट टू स्लाइड दिस ऑब्जेक्ट. मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में स्लाइड करूं. व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू अप्लाई फोर्स. ठीक है? पुल वाला फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए इस तरफ. सपोज इनिशियली आई अप्लाइड ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन. ठीक है? सपोज मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को खींचना चाहा. ठीक है? इस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. बट ये बॉडी मूव नहीं हुआ, लेकिन ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसमें कोई मोशन नहीं आया इस बॉडी में. इसका मतलब है जरूर कोई एक ऐसा फोर्स है जो बिल्कुल इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया होगा. ठीक है? बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली देयर इज ए फोर्स विच इज एक्टिंग along opposite direction to the applied force.
इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जरूर कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इस अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रहा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है आगे की तरफ। समझ में आ रहा है? तभी तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। एंड दिस फोर्स इज नोन एज योर फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन कॉल दैट ऐसे। ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ऐसे क्यों किया? वी ऑल नो दैट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने पढ़ रखा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? जब कोई फोर्स कब एक्ट कर रहा हो बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू बॉडी, दो बॉडी के सर्फेसेस के बीच में, ठीक है। इसीलिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये यहां से एक्ट करता है, बॉडी को मोशन नहीं करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? ऑब्वियसली उतनी होगी जितना अप्लाइड फोर्स है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। सो हियर द मैग्नीट्यूड फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो 5 न्यूटन। ओके, और ये हम लोग पहले ही जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। इसलिए तो ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट मैं क्या किया? मैं फोर्स को थोड़ा और बढ़ाया, ठीक है। सपोज मैं 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। पहले मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। अब मैं 7 न्यूटन का फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब अगेन फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे कितना एक्ट किया होगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगेन 7 न्यूटन। लेकिन बॉडी, इन दोनों ही केस में बॉडी मूव नहीं की। अगेन आई इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स टू 9, ठीक है। मैं 9 न्यूटन फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को खींचा, तो ये ऑब्जेक्ट अब मूव करना स्टार्ट किया। It starts to move when we apply a force of 9 न्यूटन। जब मैंने 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 न्यूटन और 7 न्यूटन के फोर्स से ये ऑब्जेक्ट तो मोशन किया नहीं। इसका मतलब ये 5 न्यूटन और ये 7 न्यूटन फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये बॉडी मूव नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स को बढ़ा के 9 न्यूटन को किया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने को हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आ रहा है? 5 न्यूटन और 7 न्यूटन के अप्लाइड फोर्स पे जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने 9 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट फ्रिक्शनल फोर्स इट ऑलवेज अपोजेस, ये बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा था ना स्टार्टिंग में, which opposes the motion of the body। और सेकंड हमने क्या पढ़ा? इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड। हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी मोशन इस डायरेक्शन में करना चाह रहा है, देन फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, करना चाहेगा अगर बॉडी इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली उस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए यहाँ पे जहां पे दोनों कॉन्टैक्ट में है, दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में, वहां से ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। दिस इज क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन? किस वजह से ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, क्या कारण है इस फ्रिक्शन के प्रोड्यूस होने का? Our next topic is what causes friction. What causes किसकी वजह से ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है? तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पहले सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कितने तरह का सरफेस होता है? 2 तरह का होता है बेसिकली। एक होता है स्मूथ सरफेस और एक होता है रफ सरफेस।
स्मूथ सरफेस और दूसरा मैंने क्या कहा, रफ सरफेस। रफ सरफेस में एक्चुअली रफ सरफेस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। रफ सरफेस में बहुत सारा इररेगुलरिटीज होता है, इररेगुलरिटीज, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रूव्स एंड रीजेस कहते हैं। रफ सरफेस कुछ ऐसा होता है, इसमें बहुत सारी इररेगुलरिटीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रूव्स एंड रीजेस। इसका मतलब हिंदी में होता है ऊपर खाओ, ठीक है, ऐसा ऊपर खाओ, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में ही ग्रूव्स और रीजेस का प्रेजेंस होता है, जबकि स्मूथ सरफेस में भी है, लेकिन ये एज कंपेरिजन टू रफ सरफेस, अगर बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है तो ग्रूव्स और रीजेस वहां नेग्लिजिबल माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली दो तरह का सरफेस होता है, एक होता है स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। तो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस सरफेस पे मोशन कर रही है, स्मूथ सरफेस पे या रफ सरफेस। इसको समझना बहुत जरूरी है, बॉडी कैसे सरफेस पे मोशन कर रही है, स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस में ऐसा ग्रुप्स एंड रीजेस ना के बराबर, ठीक है, इसमें बॉडी स्मूथली मूव करता है। यहां जो फ्रिक्शन एक्ट करती है, यहां जो फ्रिक्शन बहुत कम एक्ट करती है, क्योंकि कैसा सरफेस है ये, स्मूथ सरफेस। हम देखेंगे क्यों कम एक्ट करती है। नेक्स्ट है रफ सरफेस। रफ सरफेस में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो सी, वी ऑल नो दैट फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब अगर कोई बॉडी सपोज बॉडी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और एक बॉडी, सेम बॉडी को मैंने रफ सरफेस पर, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इस बॉडी का जो सरफेस होगा, जैसे ये बॉडी के सरफेस, ठीक है, ये कोई बॉडी, इस बॉडी को अगर मैं किसी सरफेस पे पुट करूं, किसी सरफेस पे रखूं, ठीक है, इसका सरफेस और इसका सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में है ना, आपस में कांटेक्ट में। लेकिन अगर मैंने इस बॉडी को रफ सरफेस पे रखा है, किस सरफेस पे रखा है, रफ सरफेस पे, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरलॉकिंग। किसका इंटरलॉकिंग होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस। इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स एंड रीजेस इन द रफ सरफेस। बात समझ में आ रही? जबकि स्मूथ सरफेस में तो ग्रुप्स एंड रीजेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ये इस ऑब्जेक्ट का सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस का जो सरफेस है, ये दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल्स का इंटरलॉकिंग होगा बहुत कम होगा, ठीक है। द इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉजेज फ्रिक्शन। यही इंटरलॉकिंग, मॉलिक्यूल्स का इंटरलॉकिंग ही फ्रिक्शन क्रिएट करता है। इसको और से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रफ सरफेस, ठीक है, इस रफ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है? क्या इस पर भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है? हाँ, अभी भी इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, और ये किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द टू सरफेसेस। दोनों सरफेस, इस रफ सरफेस के बीच और साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो सरफेस कांटेक्ट में है, उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब है, अगर इस बॉडी को मुझे मूव करवाना है इन एनी डिजायर्ड डायरेक्शन, आइदर टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन और टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, किसकी वजह से? इस
किसकी वजह से एक्ट कर रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स एंड रीजन्स। ठीक है, ग्रुप्स और रीजन्स की प्रेजेंस होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई। क्या हो गई? इंटरलॉकिंग। तो उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, वही इंटरलॉकिंग तरह का फ्रिक्शन है, उसी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद ही ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसी डिजायर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये m मास का बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने स्टार्टिंग में फोर्स दिया 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स भी इसके अपोजिट एक्ट करेगा 2 न्यूटन का, लेकिन ये 2 न्यूटन के फोर्स पे ये बॉडी मूव नहीं करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट विल बी आल्सो 2 न्यूटन। मैंने थोड़ा और फोर्स बढ़ाया 3 न्यूटन, ठीक है, अभी बॉडी मूव नहीं किया, अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? 3 न्यूटन। फिर और मैंने फोर्स बढ़ाया 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब बॉडी मूव करना स्टार्ट किया। अब बॉडी क्या मूव करना स्टार्ट किया? मूव करना, ठीक है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। तो ध्यान से समझिए इसको। स्टार्टिंग मैंने जब फोर्स 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं की। 3 न्यूटन लगाने पे भी ये मूव नहीं किया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स 3 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जैसे मैंने 4 न्यूटन लगाया, ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर, ठीक है, ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स पे ये बॉडी क्या करना स्टार्ट कर दिया? मूव करना, मोशन करना स्टार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम कितना वैल्यू पे ये इस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा था? मैक्सिमम कितने वैल्यू पे इस बॉडी के मोशन को रोक रहा था? 3 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, जिस वैल्यू पे ये बॉडी को इस बॉडी के मोशन को रेसिस्ट कर रहा था। कौन? ये फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन जैसे मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ? 3 न्यूटन से तो ज्यादा है। 3 न्यूटन इसकी मैक्सिमम एबिलिटी थी। मैक्सिमम कितनी थी इसकी? मैक्सिमम एबिलिटी 3 न्यूटन। 3 न्यूटन से ओवर कम हो गया, मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगा। अब ये बॉडी ओवरऑल एक नेट फोर्स से राइट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ तो अभी हमने क्या सीखा कि व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस वजह से होती है? तो फ्रिक्शन होती है ग्रूव्स और रिजेस जो किस सरफेस में मौजूद होते हैं? रफ सरफेस। और इससे पहले एक बात और बता दूं, ये जो रफ सरफेस है, ये फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, ये स्मूथ दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, लेकिन दरअसल ये प्लेन स्मूथ नहीं है। When you will observe this surface with the help of microscope or any powerful magnifying lens, किसी magnifying lens या माइक्रोस्कोप से देखेंगे, then you will see this grooves and ridges. ये ऊपर खबर देखने को मिलेगा। तो जो रियल लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसे सरफेसेस को देखते हैं, जैसे कि ये सरफेस मुझे लग रहा है क्या कि ये तो प्लेन सरफेस स्मूथ जैसा है, बट दिस इज नॉट स्मूथ लाइक दिस बोर्ड। ये लग रहा है ना स्मूथ है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ नहीं है। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो इसमें मुझे बहुत सारे ग्रूव्स एंड रीजन्स दिखेंगे। इसका मतलब जो बहुत सारे ऐसे सरफेसेस जो हमको ऐसा लगता है कि ये स्मूथ है, वाकई में वो स्मूथ नहीं होता है, वो रफ सरफेस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रूव्स एंड रीजन्स। और स्मूथ बोलते किसको है? स्मूथ किसको बोलते हैं? वैसा सरफेस जिसमें ग्रूव्स और रीजन्स न हो, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। तो उसमें ग्रूव्स और रीजन्स न होने की वजह से वो सरफेस कैसा कहलाता है? स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो अगर सरफेस स्मूथ होगा तो ऑब्वियसली इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो कम होगा। मॉलिक्यूल्स का जो इंटरलॉकिंग होगा दोनों सरफेसेस के बीच में वो कम होगा। दैट्स व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करेगा? कम एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करेगा? कम ही एक्ट करेगा। जबकि रफ सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा। सो वी कंक्लूड दैट whenever a body is placed over a rough surface, ठीक है, जब कभी कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पर लगा हो और मैं उस बॉडी को उस सरफेस पे स्लाइड करवाना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स विल मोर एज कंपेरिजन टू द बॉडी व्हेन प्लेस्ड ओवर स्मूथ सरफेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स और रीजेस कम होते हैं, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होती है, जबकि यहाँ ग्रुप्स और रीजेस ज्यादा होता है और इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा है। रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है, जबकि स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। दिस फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करता है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आ रही है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? In my next class, I will discuss about the different types of friction. ठीक है, आज के इतना ही। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है, और वो फ्रिक्शन कब कैसे एक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।